हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सीधा सीधी आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जो कॉपी और पेन जो है लेकर के नहीं बैठे हैं तो जल्दी से लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज जो मैं आपको टोटल 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बताने वाला हूं, जो कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को तो खैर लाइक करिएगा ही। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधा, जो है बिना टाइम वेस्ट किए। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या ही कह रहा है कि यदि समीकरण दिस एंड देन दिस का एक अद्वितीय हल हो तो के बराबर वैल्यू बताइए। तो सबसे पहली बात आप सबको पता होना चाहिए कि जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो अद्वितीय हल का क्या कंडीशन है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अद्वितीय हल का होता है a1/a2 और बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दीजिए और इसमें से जो के का वैल्यू आता है वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको जो हम लोग सेटिस्फाई कराता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे a1 के जगह पे कितना है, a1 के जगह पे यहाँ पे x के बगल वाले यानी कि 1 एंड देन a2 के जगह पे कितना है, तो इस x के बगल वाले यानी कि 3 और बराबर नहीं होगा b1/b2। तो b1 के जगह पे कितना है -2 एंड देन b2 के जगह पे कितना है, तो इस बाई के बगल वाला यानी कि। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि k बराबर नहीं होगा 3 दूना 6 यानी कि -6। ठीक है, तो k बराबर नहीं होना चाहिए -6 और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 1 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। जल्दी से बताइए सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख करके। ठीक है, कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो विरोधी समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिस एंड देन दिस क्या है, ये बताना है आपको कि अविरोधी है कि विरोधी है या फिर आश्रित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात ये चीज पता कैसे चलेगा, तो ये चीज आपको उसी से पता चलेगा जो आप निकालते हो ना a1/a2 b1/b2 एंड देन c1/c2, उसी से आपको पता लगेगा। ठीक है, तो एक काम करना, मैं यहां से निकाल लेता हूं। ठीक है, कि a1/a2, तो a1 कहने का मतलब x के बगल वाला यानी कि 1 है और a2 कहने का मतलब है कि इसके x का बगल वाला यानी कि कितना है, देख लो जरा ध्यान से, 2 है। ओके, और उसके बाद b1/b2, तो इसमें b1 कितना है, 3 हो गया और इसमें b2 कितना हो गया, बाई के बगल वाला यानी कि 5 हो गया। तो सबसे पहली बात a1/a2 बराबर तो नहीं है ना b1/b2 का, देख लो ये 1/2 आया और ये 3/5 है। तो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, अविरोधी। जब भी देखो ऐसे इसका हल जो होगा वो अद्वितीय होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि एक और केवल एक हल, और एक और एक केवल हल को हम लोग बोलते हैं संगत, और अगर दूसरी बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं अविरोधी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और अनंत हल को हम लोग बोलते हैं विरोधी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ही कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनंत हल है। तो देखो अनंत हल में क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा देंगे तो हमारा जो आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये चीज पहले आप नोट करो कि a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन बराबर c1/c2। तो मैं सिर्फ इन दोनों को बराबर करूंगा ना तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि के जो लगा हुआ है इस पे लगा हुआ है और बाकी के इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं सिर्फ कर रहा हूं b1/b2 तो मैं क्या लिखूंगा, b1 के जगह पे कितना, यहां से हो जाएगा 2 और b2 के जगह पे कितना, इस बाई के बगल वाला यानी कि k, और यहां पे देखना जरा ध्यान से कि c1/c2, तो c1 के जगह पे इस 3 को इधर लाऊंगा तो -3 हो जाएगा और c2 के जगह पे -15 हो जाएगा। माइनस से माइनस हम कर लिए हैं कैंसिल। अब देखो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 15, क्योंकि हम लोग क्या कराया, तिरछा तिरछी गुना कर दिया। ठीक है, और 3 × 5 = 15, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 4 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको क्वेश्चन को सुधरवा देता हूं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कि 2 के पावर x + y और बराबर 2 के पावर x - y और बराबर में √8। ठीक है, ये हमारा जो है सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत जो है प्रिंट हो गया है, तो आप लोग जो क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो सबसे पहली बात इसको और इसको आप बराबर कर लीजिए। तो यहां से देखो, ये जो 2 के पावर x + y है, अगर मैं √8 के बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर x + y बराबर, ये √8 है ना, तो √8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 का 3 पावर हुआ 8 और उसके बाद रूट है इसके ऊपर, तो इसका मतलब रूट का मतलब कितना होता है, आधा पावर, तो बराबर में कितना हो जाएगा,
2 के पावर 3/2। ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं? तो इतना बराबर इतना करने के बाद देखो इसके आधार में 2 है और इसके आधार में भी 2 है, तो मैं पावर से बराबर कर रहा हूं, ठीक है, पावर से पावर को क्या कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि x प्लस बाई बराबर 3/2 हो जाएगा। यहां से मैं लिख रहा हूं पहला समीकरण कि x प्लस बाई और बराबर में कितना 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहां पे इसके पावर में x प्लस बाई था, ये पावर में, ठीक है, ध्यान रखना मैं क्वेश्चन को सुधरवा दिया हूं। तो x प्लस बाई बराबर जिस तरीके से 3/2 आया, तो क्या इसी तरीके से जब मैं इसको और इसको बराबर कर रहा होऊंगा तो x माइनस बाई बराबर 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे। बिल्कुल आएगा। अब इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद x और बाई का जो है वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने सिर्फ पूछा है कि बाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बाई बराबर सॉल्व कर लेना। यहां से ये हो गया कैंसिल, तो 2x बराबर कितना 3/2 कितना हो गया, देखो जरा ध्यान से, एलसीएम हो गया 2, यानी कहने का मतलब यहां से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, देखना तो जरा ध्यान से, मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूं। तो 3 + 3 यानी कि 6/2, यानी कहने का मतलब है 3 हो गया क्या, 2x बराबर 3। तो यहां से x बराबर कितना निकल करके आएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3/2, ठीक है जी। तो अगर x बराबर 3/2 आ गया तो यहां पे मैं रखूंगा 3/2। अभी पहले ध्यान से देखो, ये पहला समीकरण मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। और x बराबर हमारा कितना आ चुका है 3/2, लेकिन हमको हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए बाई का, ठीक है। तो x प्लस बाई बराबर 3/2 और यहाँ पे x बराबर 3/2 है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि x प्लस बाई बराबर 3/2 और x के जगह पे हमने कितना निकाला 3/2 और ये उधर जाएगा तो इसके साथ कट जाएगा, तो बाई बराबर कितना बचेगा 0, यानी कि 5 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, घातीय समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इतना के मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें व्युत्क्रम यानी कि डी बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b के जगह पे कितना 4 है जी, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना x² के बगल वाला यानी कि 4, एंड देन c के जगह पे कितना है 1। 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और 4 चौके 16, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। जब d बराबर 0 होता है, ये क्या है d बराबर, ठीक है। तो जब d बराबर 0 होता है तो उस केस में वास्तविक और साथ ही साथ बराबर होते हैं, यानी कि 6 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ही कर रहा है कि इतना के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा। इतना के मूल में मान लेता हूं कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो उसने कहा है कि मूलों का योग, ठीक है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो आपने पढ़ा होगा कि मूलों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है -b/a और मूलों का जो गुणनफल होता है उसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। तो a से a कट गया और इसको चाहिए -b और बटा में c चाहिए, ठीक है, चेक कर लो। तो माइनस का b यानी माइनस और b कहने का मतलब कितना है -12, ठीक है जी, और बटा में c कहने का मतलब कितना है 18। तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया और बटा में 18 हो गया, और 12/18 कहने का मतलब क्या है, तो 12/18 कहने का मतलब है 2 छक 12 और 3 छक 18 यानी कि 2/3 यानी 2:3 यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का डी नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है जल्दी से देख लो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। मुझे जो है सारे बच्चे इसका जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखेंगे, ठीक है। मैं सबका आंसर जो है चेक करना चाहता हूं क्योंकि ये काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। द्विघातीय समीकरण दिस बराबर 0 में x का मान होता है। ये अगर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है तो इसका आंसर सब बच्चे जो कमेंट सेक्शन लिखो, क्योंकि ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। x बराबर आपने जो याद रखा होगा तो क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a, यानी ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2, यानी कि 8 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि यदि द्विघातीय समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। अब देखो उसने कहा है कि इसका मूल बराबर है, तो मूल बराबर कब होते हैं जब d बराबर 0 होता है। d कहने का मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा जी, b के जगह पे कितना है, तो b के जगह पे b ही है, और बाकी के देखो ये बेसिकली हमारा जो द्विघातीय समीकरण होता है ना, तो उसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यही रह जाएगा। और यहां से पूछा है उसने कि c बराबर क्या होगा, तो एक काम करो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो 4ac बनेगा और इधर बराबर में रहेगा b²। यहां से हमको चाहिए c बराबर, ठीक है। तो c बराबर में क्या लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से, b² बटा में जाएगा 4a, ठीक है, यानी b² बटा में 4a, यही हो गया हमारा आंसर। b² बटा में 4a कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ही कह रहा है कि द्विघातीय समीकरण इतना बराबर जीरो के मूलों का गुणनफल। देखो मैं मान लेता हूं कि इसका दो गुणनफल, एक अल्फा और बीटा है, तो उसने कहा है कि इसका जो गुणनफल चाहिए, ठीक है। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो सी के जगह पे 1 है और ए के जगह पे कितना है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला यानी कि 4 है। तो 1/4 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, जल्दी से सारे बच्चे जो कमेंट सेक्शन में लिखिए सॉल्व करके, ठीक है। तो क्या द्विघातीय समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है तो के का मान होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब जब मूल वास्तविक एवं समान होते हैं तो उस केसेज में डी बराबर क्या होता है, तो इक्वल टू 0 होता है। डी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बी के जगह पे कितना 6k, तो यानी इसका स्क्वायर और माइनस का 4ac ये स्क्वायर, ठीक है। 4a के जगह पे कितना, तो 9 और c के जगह पे कितना यानी कि 4 और बराबर में क्या कर दूंगा 0, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 36k स्क्वायर माइनस 4 गुने और इसको मैं गुना कर देता हूं, ठीक है, 36 बराबर में 0। अब मैं पूरे समीकरण को 36 से भागा दे दूंगा, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस ये तो 36 हट जाएगा यहां से, 36 से मैं भागा दूंगा तो ठीक है, तो बचेगा 4 और यहां पे बराबर में 0, ठीक है। और इसको जरा ध्यान से देखो तो के स्क्वायर माइनस 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, के स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि के प्लस 2 और उसके बाद के माइनस 2, ठीक है जी। सबको समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जो मैंने लिखा था यहां पे के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो क्या मैं इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। तो यहां से एक बार आएगा माइनस का दो, यहां से आएगा एक बार प्लस का दो, ठीक है। तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आप इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, इधर तो खैर स्क्वायर है ही, तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर बनेगा इस एक्स स्क्वायर के साथ निपट लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें दो पावर नहीं रहेगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है। तो 12 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 में क्या कर रहा है कि द्विघातीय समीकरण दिस का विविधकर होगा। विविधकर मतलब वही डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बोलो बोलो तो सारे बच्चे, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी के जगह पे कितना 15 का माइनस 15 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 और ए के जगह पे 1 एंड देन सी के जगह पे कितना 50, ठीक है जी। आगे बढ़ते तो माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 50 गुने 4 यानी कि 200 हो जाएगा। 225 में से 200 घटेगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या ही कह रहा है, यदि समीकरण इतना के मूल समान हो, यदि समीकरण इतना के मूल क्या है समान है, तो सी बराबर क्या होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको कराया है, जस्ट ऊपर जाकर के देख लेना, ठीक है। तो इस केस में सी बराबर क्या होगा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर बटा में 4b के बराबर होता है, ठीक है। तो 14 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसको मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए पीछे जो है जाकर के आप रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या ही कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण पी एक्स बराबर दिस के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अरे भाई क्वेश्चन लंबा चौड़ा भले ही लिखा है, लेकिन क्वेश्चन काफी शानदार है, काफी सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी का आने का मतलब एक्स के बगल वाला यानी कि माइनस का 3 हो गया, और ए का आने का मतलब है 2 यानी कि माइनस 3/2 चेक कर लो, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारे बच्चे जो है लगातार वीडियोस को देखते रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि इसमें जितने सारे मैंने क्वेश्चन लिया है ना काफी शानदार शानदार क्वेश्चन है और सीधा सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या ही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब की बार उसने कहा कि कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देखो बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर 2 है और बराबर का चिन्ह भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सही जवाब है, यानी कि यही बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा द्विघात समीकरण है। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या ही कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब की बार वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्स है एलसीएम वगैरह लेने के बाद जब इधर आकर के गुना होगा तो एक्स के पावर 3 बनेगा, तो एक्स के पावर 3 को थोड़ी बोलते हैं द्विघात समीकरण, ये तो हो जाएगा त्रिघातीय वाला, ठीक है। तो बेसिकली 17 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। देखो मूल कह रहा है वास्तविक एवं समान है, तो सबसे पहली बात आपको श्रीधराचार्य सूत्र याद है ना, क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2 है, ठीक है। अब उसने कहा कि इसके मूल वास्तविक एवं समान है, तो जब जब मूल वास्तविक एवं समान होता है तो उस केसेस में d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है 0। तो यहां पे अगर मैं रख दूंगा 0 तो ये तो हो गया खत्म, तो क्या बचेगा x बराबर क्या बचेगा माइनस का b और बटा में क्या बचेगा 2 है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ओके। तो 18 का जो है सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या ही कह रहा
है कि यदि द्विघात समीकरण जिसके दो मूल 3 और -3 है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सबसे पहली बात, अगर मूल दिया है तो अगर इससे बहुपद निकालना है तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं कि जब जब मूल दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। तो अगर मूल 3 है तो इसका गुणनखंड कितना होगा, x के साथ इस मूल को घटा दीजिए यानी कि -3, ठीक है जी। और अगर मूल -3 है तो इसका गुणनखंड कितना होगा, तो इसको भी x के साथ घटा दो यानी कि x और -3 हो जाएगा +3, ठीक है। अब इन दोनों मूल को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना कर देंगे तो a - b और a + b क्या हो जाता है, a² - b² यानी a² और b के जगह पे 3 का होल स्क्वायर कितना 9 यानी x² - 9 हमारा क्या हो जाएगा, तो वो वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा। और बराबर में 0 लगा देंगे तो समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और अगर बराबर में 0 नहीं लगाएंगे तो बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 19 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या ही कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना कि मूल समान है। तो पहली बात, मूल समान कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d बराबर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो d यानी का मतलब b² - 4ac बराबर 0। तो b के जगह पे कितना 3k का होल स्क्वायर -4 और a के जगह पे कितना x² के बगल वाला यानी कि 9 एंड देन c के जगह पे कितना तो 4 और बराबर में कितना तो 0। b² - 4ac बराबर 0। अब इसका स्क्वायर क्या करेंगे, 3 3 9 k² एंड देन माइनस। अब ये काम करना है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। 4 और 4 को गुना कर लूंगा तो 16 और ये हो गया 9 और बराबर में कितना 0। 9 से मैं पूरे में भाग दे देता हूं, ठीक है। तो k² - 16 और बराबर में 0, ठीक है। अब ये k² - 16 को क्या मैं लिख सकता हूं, k + 4 और उसके बाद इंटू में k - 4। तो यहां से एक बार प्लस आएगा 4, एक बार माइनस आएगा 4 यानी कि 20 का जो है बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 का कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या ही कह रहा है, ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर होंगे वो आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका मूल जो है वास्तविक और बराबर होंगे तो इसमें भी b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b के जगह पे 4 है और इसका स्क्वायर -4a के जगह पे कितना है 1 है एंड देन c के जगह पे a है और बराबर कर देंगे 0। b² - 4ac बराबर क्या हमने कर दिया 0। तो ये हो गया 4 चौके 16 -4a और बराबर में क्या 0। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेना, 4a बराबर कितना 16 तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी कि 21 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 में क्या कह रहा है कि इतना का विवेचक होगा, विवेचक यानी कि d बराबर इसको चाहिए जो कि होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b के जगह पे कितना x के बगल वाला यानी कि कितना है 10 तो इसका होल स्क्वायर एंड देन माइनस का 4 a के जगह पे कितना है जी जल्दी से बोलो x² के बगल वाला यानी कि 3√3 एंड देन c के जगह पे कितना, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दो तो √3 है, ठीक है जी। इसका जो कैलकुलेशन करते हैं 10 दाएं का हो गया 100 और माइनस √3 में से √3 गुना करेंगे तो कितना हो गया 3 3 3 9 चौके 36, ठीक है जी। और 100 में से 36 घटेगा तो कितना 64 यानी कि देख लो सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर होंगे। तो सबसे पहली बात, मूल बराबर कब होते हैं, जब d = 0 होता है यानी कि b² - 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। तो b के जगह पे कितना है माइनस का k है, इसका होल स्क्वायर एंड -4 a के जगह पे कितना है जी 4 है एंड देन c के जगह पे कितना है 16, ठीक है। और बराबर हम लोग कर लेंगे कितना 0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा k² हो जाएगा एंड देन 4 चौके 16 चौका 64, ठीक है जी। और बराबर में कितना 0 सही हो रहा है ना। और नहीं थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, 1 मिनट में सुधार देता हूं। तो माइनस के का होल स्क्वायर कितना है, ये हो जाएगा k² और ये देखो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 16 गुने 16 कितना हो जाएगा 256 और बराबर में 0, ठीक है। और इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, k का होल स्क्वायर ये 256 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। 16 का होल स्क्वायर और बराबर में 0, ठीक है। और ये देखो a + b × a - b है तो यहां से क्या आएगा, एक बार +16 आएगा एक बार -16 आएगा, ठीक है। यानी कि 23 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या ही कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो आपको पता है कि जब जब मूल समान होते हैं तो d बराबर क्या होता है 0 होता है यानी कि b² - 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि 24 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा है, काफी शानदार क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। काफी सिंपल भी है, समानता श्रेणी इतना का सारवंतर है। काफी इजी सवाल है, जल्दी से बताइए सारे बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है। समानता श्रेणी इतना का सारवंतर क्या है, सारवंतर कहने का मतलब डी यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी बराबर होता क्या है, डी बराबर होता है T2 - T1, ठीक है। तो T2 के जगह पे कितना है माइनस का 6 एंड देन T1 के जगह पे कितना है माइनस का 10, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा यानी कि 25 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या ही कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। सबसे पहली बात देखो कि इसका जो है प्रथम पद दे दिया है यानी कि a बराबर कितना है जी तो 13 है एंड देन d बराबर कितना है तो -4 है। इसके प्रथम 10 पदों का योगफल पूछा है, ठीक है।
तो 10 पदों का योगफल यानी कि S10 इसको चाहिए। तो Sn बराबर फॉर्मूला आपको पता है ना, n/2 बटा में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। तो यानी कि 10/2 और इंटू में क्या हो जाएगा 2a और प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन n के जगह पे हम कितना रख रहे हैं, 10 पद को जोड़ रहे हैं, तो 10 में से 1 घटेगा तो यानी 9 और इंटू में डी, ठीक है जी। अब देखो 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये हो गया 5 और 2a के जगह पे मैं कितना रखूंगा 13 और ये कितना हो जाएगा प्लस 9 और डी के जगह पे कितना -4, ठीक है जी। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो है कितना हो जाएगा देख लेना ध्यान से, 13 दूनी 26 और 9 चौके 36, ठीक है। तो 26 में से 36 घटेगा तो -10, यानी कि 5 में से -10 को हम लोग गुना कर देंगे तो -50 हो जाएगा, यानी कि 26 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या ही कर रहा है, समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है। तो देखो क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है, 12वां पद पूछ रहा है ना, तो 12वां पद को हम लोग लिख सकते हैं T12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d, ठीक है जी। तो a के जगह पे कितना, तो a के जगह पे हमारा कितना 14 और उसके बाद प्लस 11 उसके बाद d के जगह पे कितना है, तो d के जगह पे 9 में से 14 घटा लो तो -5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 14 माइनस ये कितना हो जाएगा 11 5 55। अब देखो 14 में से 55 जब हम घटा रहे होंगे तो माइनस का 41 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 27 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है, काफी इजी सवाल है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 10 पदों का योगफल चाहिए ना, यानी कि S10 चाहिए। S10 का आने का मतलब क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यानी कि n/2, n के जगह पे कितना है 10/2, उसके बाद 2a, तो a के जगह पे मैं कितना रख दूं 2 रख देता हूं, ठीक है। और प्लस में n-1 इंटू डी, n के जगह पे कितना है 10 है, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 और उसके बाद d के जगह पे कितना हो जाएगा 7 में से 2 घटेगा तो 5, ठीक है जी। आगे बढ़ते तो ये हो गया 2 5 10, तो यहां से हो गया 5 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 9 5 कितना हो गया 45। अच्छा जी, 45 में से 4 जोड़ लीजिए, तो 45 में से 4 अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 4 कितना हो गया 49 और 49 में से 5 गुना कर लेंगे तो 9 5 45 का 5 हो गया। तो 5 एक अर्ग में होना चाहिए ना, तो 5 देखो इसके साइड में, ठीक है। यानी कि ये नंबर ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा। और देखो ना गुना करके देख लो ना, 9 5 45 का 5 बाकी के 4 5 के 20 और 4 24, ठीक है। यानी कि 28 का ये नंबर ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 में क्या ही कह रहा है, 29 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा। nवां पद कैसे निकालते हैं, Tn बराबर nवां पद यानी कि a प्लस n-1 एंड देन इंटू में डी, ठीक है जी। तो a के जगह पे कितना हो गया 14 हो गया और n-1 और देन d के जगह पे कितना हो गया 9 में से 14 जाएगा तो -5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 14 और ये हो गया कितना, ये 5 है ना, तो -5 गुने -n करेंगे तो -5n और माइनस प्लस का 5, ठीक है। और 14 5 कितना हो गया तो 19 हो गया और ये -5n हो गया, ठीक है। तो चेक करा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, 19 -5n यानी कि 29 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या ही कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है। इतना का 12वां पद चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 12वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे T12 और T12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस का 11d, ठीक है जी। तो a के जगह पे कितना 5 एंड देन 11, तो 11 एंड देन d के जगह पे कितना 8 में से 5 घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 11 33 और 5 कितना हो गया 38 हो गया, यानी कि इस एपी का 12वां पद कितना है तो 38, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 में क्या ही कह रहा है कि यदि किसी एपी का छठा पद एवं 12वां पद जो क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। सबसे पहली बात, इसका 12वां पद कितना है 25 है एंड देन छठा पद कितना है तो 13 है। तो अगर मैं 12वां पद कह रहा हूं 25 है तो 12वां पद को क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस 11d, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि T12 को हम 1 प्लस 11d लिख ही सकते हैं ना। तो यानी कि 12वां पद a प्लस 11d बराबर कितना 25 दिया हुआ है। और साथ ही साथ उसने कहा कि छठा पद 13 है, तो छठा पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस का 5d और बराबर में कितना तो 13। अब इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। तो घटाने के बाद देखो ये वाला हो गया कैंसिल, 11 में से 5 जाएगा तो ये हो गया 6d और बराबर में से 25 में से 13 जाएगा तो हो गया 12, ठीक है। तो 6 दूनी 12 यानी कि d कहने का मतलब है कितना हो गया 2 हो गया। अब सुनना जरा ध्यान से, इस d के वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 11 दूनी 22 और 25 में से 22 घटेगा तो यानी कि a बराबर कितना हो गया 3 हो गया। 25 में से 22 घटेगा तो 3 ही आएगा ना तो कहने का मतलब a बराबर 3 हो गया और d बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब चलो 20वां पद चाहिए ना, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि a बराबर हमारा 3 हो गया एंड देन d बराबर 2 हो गया। तो 20वां पद अगर हमको चाहिए तो यानी कि a प्लस 19d चाहिए। तो a प्लस 19d कहने का मतलब है a के जगह पे 3 और 19 कहने का मतलब है 19 एंड देन d कहने का मतलब है 2, ठीक है। तो 19 दूनी 38 और 38 3 कितना हो गया 41, यानी कि 31 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा कि इस एपी का 20वां पद कितना होगा तो माइनस यानी 41, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए
इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो 32 में क्या ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो बेसिकली इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक जगहों से सार्वंतर जो है वो बराबर है, इसलिए 32 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप चेक करके देख लेना, ये जो है एपी में हमारा है, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 में क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं एपी में है तथा उनका योगफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 200 है, तो वे संख्याएं हैं। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे, अरे बेवकूफ कहीं का, इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है बल्कि ऑप्शन से चेक करना, ठीक है। उसने कहा कि तीन संख्या है जो वो एपी में है और उनका योगफल क्या है 24 है, तो मैं कहता हूं इसका जो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि इनका योगफल देख लो 24 है, 8 6 14 और 14 10 कितना हो गया 24 हो गया, सबको जोड़ने के बाद 24 हो गया ना। और उसके बाद बोला है कि इनके वर्गों का योगफल 200 है, तो आप खुद ही चेक कर लो कि इसका स्क्वायर कर लो। तो 6 का स्क्वायर देखो हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। और इन सब का योगफल उसने बोला है कि 200 है, तो चेक कर लो 36 प्लस 64 100 हो गया और 100 प्लस 100 यानी कि 200 हो गया। तो बेसिकली बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन से ही हम लोग को चेक करना है, ठीक है, बनाना नहीं है, ठीक है जी। तो 33 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग को यह चीज पता लगाना है कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहली बात एपी हम लोग लिखते हैं, तो 0 से 50 के बीच 1 हो गया विषम संख्या, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 और इस तरीके से 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने पद है ये अगर हमको पता लगाना था, ये तो हो गया tn, यानी कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 49 बराबर a के जगह पे कितना 1 प्लस n माइनस 1 एंड देन डी के जगह पे कितना 3 में से 1 घटेगा तो 2। अब देखना बहुत ही ध्यान से देखना, 49 में से 1 जाएगा तो 48 बटा में 2 करेंगे तो 24 और 24 में से 1 जोड़ देंगे तो 25, यानी कि n बराबर 25 हो जाएगा। सारे बच्चों को पता चल रहा है कि नहीं। ये वाला पोर्शन आप हल करोगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि इसमें जितने सारे विषम संख्या है तो उसका जो योगफल चाहिए, तो यानी कि 25 संख्याओं का हमको योगफल चाहिए, तो हम लोग निकालेंगे S25। क्या निकालेंगे S25, S25, ठीक है जी। तो इसका देखो Sn का दो फॉर्मूला, एक तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर a प्लस tn लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो n का आने का मतलब 25 को हम जोड़ रहे हैं ना, तो 25/2 और a का आने का मतलब प्रथम पद हमारा a था क्योंकि आपने एपी देखा था। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, 1 था 3 था, इस तरीके से लास्ट में 49 था, ठीक है। तो ए हो गया प्लस लास्ट में tn यानी nवां पद कितना था 49 था, ठीक है। तो 49 और 1 50 और 50 को अगर 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यहाँ पे 25 आएगा, तो 25 में से 25 गुना कर लेंगे तो 625, यानी कि 34 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो, सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं देख रहा हूं सबका कमेंट्स, तो जल्दी से सारे बच्चे लिख दो, सबका क्लियर है क्या? ओके, चलते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 30वां पद है, इसका 30वां पद, तो 30वां पद अगर चाहिए तो T30, तो 30वां पद को क्या मैं लिख सकता हूं क्या a प्लस 29d, हाँ बिल्कुल, a के जगह पे कितना है जी 10 है, एंड देन 29 एंड देन d के जगह पे कितना है, तो 7 में से 10 घटेगा तो माइनस का 3, ठीक है जी। तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 29 दूना 58, 29 के 87, ठीक है। तो ये हो गया 29 में से 3 गुना करेंगे तो 87, या 10 में से माइनस 87 घटेगा तो माइनस का 77, यानी कि 35 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो 36 में क्या कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ही चाहिए ना, तो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको फॉर्मूला पता है, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का नहीं पता तो याद कर लीजिए कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 एंड देन बटा में 2, ठीक है। तो n के जगह पे कितना है 200, तो 200 बटा में 200 और प्लस में 1 एंड देन ये हो गया 2, ठीक है। तो 200 से इसको मैं कट करूंगा तो 100 और ये हो गया 201, 201 में से अगर मैं 100 से गुना करूंगा तो बस लास्ट में 2 जीरो बैठा दो, यानी कि 20 और 100 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 36 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 5 नहीं कोई दूसरा कुछ है, ये वाला बेसिकली जो क्वेश्चन है गलत है, तो इसको मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो 38 में क्या ही कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो बेसिकली आपको पता होगा कि अगर किसी एपी का प्रथम पद ए है और उसका सार्वंतर डी है तो इसका nवां पद कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं,
है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला से निकालते हैं, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए इसी के साथ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो 39 में क्या कह रहा है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा समांतर, यानी कि देखो पहली बात यहाँ पे समांतर होना चाहिए, सार्वंतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो इसके प्रथम एन पदों का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है एस एन का, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या ही कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से एन तक, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ठीक है। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो कि अभी मैंने आपको बताया, यानी कि 40 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने जो 40 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, और ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि सीधा सीधी आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको जितने सारे क्वेश्चन कराए ये सबके सब मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई MVVI। तो सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से आप जो जरूर से देख लेना, और हर एक क्वेश्चन को आपको जो बनाने के लिए आना चाहिए, किस तरीके से ऑप्शन देख करके या फिर किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।